नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद की आंच बीजेपी शासित राज्यों पुडुचेरी और मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री ने यूनिफॉर्म ड्रेस कोड का समर्थन किया है, जबकि पुडुचेरी के एक सरकारी स्कूल में एक मुस्लिम छात्रा को कक्षा के अंदर हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई। इसके खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सहित कुछ और संगठनों ने प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे स्कूलों में बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परंपराओं का घरों में पालन किया जाना चाहिए, ना कि स्कूलों में। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करने को लेकर काम कर रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या हिजाब को मध्य प्रदेश के स्कूलों में भी बैन किया जाएगा, मंत्री ने कहा कि अगर जरूरत होगी तो इस बारे में जांच पड़ताल के बाद फैसला किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने हिजाब को लेकर दिए गए राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान पर कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता क्या है, शिक्षा के स्तर को सुधारना या सांप्रदायिक विभाजन के एजेंडे को जारी रखना। मध्य प्रदेश के लगभग 1.25 लाख सरकारी स्कूलों में स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी जाती है। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी विवाद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका ने कहा है कि वो चाहे बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या फिर हिजाब, ये एक औरत का अधिकार है कि वो खुद तय करे कि वो क्या पहनना चाहती है। उन्होंने आगे लिखा है कि इस अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान द्वारा दी गई है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। कर्नाटक में हिजाब को लेकर जारी घमासान के बीच नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और महिला अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजाई ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कर्नाटक में कॉलेजों में हिजाब पहनकर रोके जाने की खबर को ट्वीट करते हुए मुस्लिम छात्रा का कोट किया है कि कॉलेज हमें पढ़ाई और हिजाब के बीच चयन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से मना करना भयावह है। कम या ज़्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं पर दबाव डाला जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक सरकार पर निशाना साधते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का मौलिक उल्लंघन है। उन्होंने बीजेपी पर हिजाब पहनने को मुद्दा बनाने का भी आरोप लगाया। ओवैसी ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि यह नफरत की राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण है जो दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और भाजपा इन सभी तत्वों को आगे बढ़ा रही है। ओवैसी ने कहा कि जब कोई मुस्लिम लड़की घर से निकलती है तो वो हिजाब या नकाब पहनती है, लेकिन अचानक से दूसरी ओर भगवा शॉल कौन दे रहा है, वे भगवा शॉल कहां से आ रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि ये लड़कियां बहुत लंबे समय से हिजाब पहन रही हैं, ये किसी को कैसे परेशान कर रहा है। ओवैसी ने कहा कि आप पूरी तरह से भेदभाव कर रहे हैं, किसी को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से गलत है। आप उन्हें हिजाब पहनने के लिए कैसे अलग कर सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उन पर महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को गिराने के लिए दबाव डाला गया। पत्र में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस काम में मदद करने से इनकार किया तो उनको ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से हस्तक्षेप करने और कार्रवाई करने की मांग की है। राउत ने कहा है कि मुझे जेल भेजने की भी धमकी दी गई और यहां तक कहा गया कि मेरी किस्मत एक पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री की तरह हो सकती है, जिन्होंने कई साल सलाखों के पीछे बिताए। राउत ने ये शिकायत की कॉपी विपक्ष के 11 नेताओं को भी भेजी है, जिसमें शरद पवार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। संजय राउत ने कहा कि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां अब अपने राजनीतिक आकाओं की कठपुतली बनकर रह गई हैं। शिवसेना नेता ने लिखा है कि इन एजेंसियों के अफसरों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उनके आकाओं ने उन्हें यानी संजय राउत को ठीक करने के लिए कहा है। राउत ने पत्र में ये भी कहा कि उन्हें इस बात की धमकी दी गई कि अगर वो राज्य में मध्यावधि चुनाव कराने में मदद नहीं करते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। शिवसेना सांसद ने लिखा है कि उनके परिवार के पास मुंबई के अलीबाग में लगभग 1 एकड़ जमीन है जो 70 साल पहले खरीदी गई थी, लेकिन जिन लोगों ने ये जमीन उनके परिवार को बेची थी उन्हें ईडी और अन्य एजेंसियों के द्वारा धमकाया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ बयान दें। राउत ने सनसनीखेज दावा करते हुए लिखा है कि उनके खिलाफ बयान न देने पर एजेंसियों ने अब तक 28 लोगों को पकड़ लिया है और गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम ने धन्यवाद प्रस्ताव का दुरुपयोग किया और अपने सिद्धांतों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस, गांधी, नेहरू या फिर राहुल गांधी से नफरत करते हैं तो ये सब संसद के बाहर कहें। खड़गे ने कहा कि उन्होंने हमारे पेगासस, कोविड, महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़ दिया।
खड़गे ने कहा कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आज़ादी हासिल की। बता दें, पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस को जमकर घेरा था और कहा था कि अगर कांग्रेस ना होती तो आपातकाल ना होता, सिखों का नरसंहार ना होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की नई वीसी शांतिश्री धुलुपुड़ी पंडित ने कहा कि उनका कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। वीसी ने कहा है कि उनके खिलाफ साजिश की गई। बता दें कि एक अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल की ओर से किए गए ट्वीट के बाद जेएनयू की वीसी विवादों में आ गई थी। इस हैंडल की ओर से किए गए ट्वीट में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और सेंट स्टीफन कॉलेज को सांप्रदायिक कैंपस बताया गया था। ट्वीट में भारत के ईसाई समुदाय के लोगों के खिलाफ गालियों का इस्तेमाल किया गया था और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को मानसिक रूप से बीमार जिहादी बताया गया था। विवाद के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। जेएनयू की वीसी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि उनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। ये पता चला है कि इस अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया था और इस तरह का ट्वीट किया गया था। उन्होंने कहा कि जेएनयू के अंदर से ही इस हरकत को किसी ने अंजाम दिया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले कम होने के चलते लापरवाह रहे लोगों को डब्ल्यूएचओ की चेतावनी को जानना जरूरी है। डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने चेताया है कि भले ही दुनिया ओमिक्रॉन लहर के कम होने के साथ सामान्य स्थिति में वापस आ गई है, लेकिन कोविड-19 का अगला वेरिएंट अधिक संक्रामक होगा और शायद पहले वेरिएंट की तुलना में अधिक घातक भी। हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग में डब्ल्यूएचओ के महामारीविद और कोविड-19 पर तकनीकी प्रमुख डॉक्टर मारिया वान केरखोव ने जोर देकर कहा कि महामारी खत्म नहीं हुई है और भविष्य के वेरिएंट किसी तरह से ओमिक्रॉन की तुलना में अधिक संक्रामक होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर आ चुका है। सभी की नज़र प्रथम चरण के मतदान पर है, जिसके लिए कल शाम 6 बजे प्रचार अभियान बंद हो गया। पहले चरण में 10 फरवरी यानी कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी में हैं। इस इलाके में मुख्य मुकाबला सपा गठबंधन और बीजेपी के बीच में माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।